मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन ऑफ द थीटा पार्ट ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। नाउ कंसिडर z इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी जेड क्या होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब डी थीटा को इस तरफ लाइए, डी जेड को इस तरफ, तो आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी बाई डी जेड। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर z है कॉस थीटा तो साइन थीटा कैसा होगा, साइन थीटा विल बी अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये तो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स से हमें समझ आ जाएगा। तो माइनस डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर डी बाई डी जेड। अब आपके पास डी बाई डी थीटा की वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ जेड इक्वेशन 5 कैन बी रिटर्न एज। अब ये हमारा थीटा पार्ट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हम डी बाई डी थीटा, जहाँ जहाँ पे आपको थीटा दिखे उसकी जगह पे आप जेड सब्सटीट्यूट करो। जहाँ पे थीटा है उसकी जगह साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह पे आप अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर सब्सटीट्यूट करो। डी बाई डी थीटा है उसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 9 आपको मिलेगी। अब इक्वेशन 9 क्या है, इट इज एसोसिएटेड लीजेंडर्स इक्वेशन। एसोसिएटेड लीजेंडर्स इक्वेशन के फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा की वैल्यू l इंटू एल प्लस 1 होनी चाहिए, वेर l इज 0 1 2 एंड सो ऑन। अब इस कंडीशन में m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 0 से लेके प्लस और माइनस एल तक हो सकती है। 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 अप टू प्लस और माइनस एल। द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 9 इज लीजेंडर्स पॉलिनोमियल PLZ for m is equal to 0 and associated Legendre's polynomial PLMZ for m not equal to 0। अब इक्वेशन 9 का सॉल्यूशन, अगर m इज इक्वल टू 0 है तो उसका सॉल्यूशन है लीजेंड्रस पॉलिनोमियल PLZ, और अगर m इज इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका सॉल्यूशन है एसोसिएटेड लीजेंड्रस पॉलिनोमियल PLMZ। द नॉर्मलाइज सॉल्यूशन इज, अब ये PLMZ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसके नॉर्मलाइजेशन के लिए आप नॉर्मलाइजेशन फैक्टर NLM मल्टीप्लाई करिए तो आपको नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, वेर LNM इज इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नाउ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, अपना फंक्शन थीटा कैपिटल थीटा स्टार इनटू अपना फंक्शन थीटा डी जेड इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन होती है। अब थीटा और थीटा स्टार की वैल्यू पुट करो तो आपकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कुछ ऐसी होगी। नाउ द ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन फॉर एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल इज, अब -1 टू इंटीग्रेशन -1 टू +1 PKMZ into PLMZ dz is called the orthogonality relation for associated Legendre's polynomial। वो आपको दिया है 2/2l + 1 इंटू l प्लस मॉड m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय l माइनस मॉड m का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा l के। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो तो आपको NLM की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी। ना NLM की वैल्यू मिल गई तो ये NLM की वैल्यू आप इस इक्वेशन में यहाँ पे डालो तो आपको कैपिटल थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कुछ ऐसी। कैपिटल थीटा LM थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ 2l + 1/2 l माइनस मॉड m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय l प्लस मॉड m फैक्टोरियल इंटू PLM कॉस थीटा। नाउ एप्सिलॉन अगर m ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू -1/m, अगर m 0 या 0 से कम है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। Spherical harmonics, the solution of angular part of equation is called the
स्फेरिकल हार्मोनिक्स। मतलब अपना जो इक्वेशन है साई आर थीटा, साई आर थीटा फाई, उसमें से ये दो एंगुलर पार्ट हो गए, उसको हमने कैसे लिखा, आर आर इंटू कैपिटल थीटा इंटू कैपिटल थीटा ऑफ थीटा एंड कैपिटल फाई ऑफ फाई। तो थीटा और फाई वाला जो इक्वेशन है उसको हम उसके सॉल्यूशन को हम स्फेरिकल हार्मोनिक बोलेंगे। तो ये इन दोनों को मिला के हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स बनेगा, विच मीन्स आप ये इसको आप फाई वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करिए जो हमने कल फाइंड आउट किया था। तो आपका इक्वेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका जो इक्वेशन बनेगा उससे आप स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाई एल एम थीटा बोलना, और आपका इक्वेशन कुछ ऐसा निकलेगा, इक्वेशन 12 जैसा, वेयर L is equal to 0, 1, 2 up to so on, and M is 0 plus 1 or plus or minus 1 plus or minus 2 up to plus or minus L. Now y 0 0 स्फेरिकल, अलग अलग स्फेरिकल हार्मोनिक्स कैलकुलेट करते हैं। चलो अब y 0 0 मतलब L की जगह पे 0 पुट करो और m की जगह पे भी 0 पुट करो, तो आपका जो भी आएगा इक्वेशन वो यहाँ पे लिख दो, आएगा अंडर रूट 4 पाई, फिर y 1 0 मतलब L की जगह पे 1 और m की जगह पे 0 पुट करो इस इक्वेशन में, पुट करके आएगा अंडर रूट 3/4 पाई कॉस थीटा। उसी तरह से y 1 1 मतलब कि L की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 पुट करो। तो इस तरह से आप अलग अलग स्फेरिकल हार्मोनिक इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट अस गो फॉर रेडियल इक्वेशन। हमने थीटा और फाई वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम आर वाला बचा हुआ पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ लेट आवर रेडियल वेव फंक्शन आर आर इज इक्वल टू xi r by r, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 6। अभी आर आर की ये जो वैल्यू है ना उसे हम रेडियल इक्वेशन 6, ये वाला जो हमने कल फाइंड आउट किया, इसमें पुट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 6 में आर आर की वैल्यू। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो साई आर बाय आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कुछ ऐसी टर्म मिलेगी, फिर उसके बाद आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ ऐसा मिलेगा, फिर ये जो हमें मिला उसको फिर से आप डिफ्रेंशिएट करो आर के साथ, तो कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब ये वाला पार्ट मिल गया। अब ये जो मिला देखो, ये वाला पार्ट, उसको फिर से आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो कुछ ऐसा मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट यू फाउंड। इसकी जगह पे आपको साई डबल डैश आर बाय आर की वैल्यू मिली, तो आप पूरी की पूरी इसकी जगह पे साई डबल डैश आर बाय आर की वैल्यू डालो इस इक्वेशन में, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा। साई डबल डैश आर मतलब क्या, साई डैश आर मतलब कि डी साई बाय डी आर, उसी तरह साई डबल डैश आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर साई बाय डी आर स्क्वायर। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू मैंने बताई थी एल इंटू एल प्लस वन, तो लैम्डा की जगह एल इंटू एल प्लस वन पुट करो, और ये साई डबल डैश के को मैंने इस तरह से लिखा डी स्क्वायर साई बाय डी आर स्क्वायर, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। इक्वेशन 13 हैज़ द फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ मास m मूविंग इन द डायरेक्शन r इन द फील्ड ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल v if। अब ये जो इक्वेशन है वो वन डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन जैसा दिखता है, उसके जैसा है। कब,
जब आपका पोटेंशियल कितना होगा, वी आर प्लस एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर। जब आपका पोटेंशियल अगर इतना होगा तो ये वाली इसकी जगह पे मैं ऐसे वी इफ ऐसे लिख दूंगी, तो आपका इक्वेशन होगा डी स्क्वायर साई बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एफ बाय जाई। तो ये पूरा का पूरा आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन जैसा परफेक्ट लग रहा है। तो मैंने इफेक्टिव पोटेंशियल वी एफ इज इक्वल टू वी आर प्लस एल इंटू एल प्लस 1 बाई एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर एम आर स्क्वायर लिख दिया। और अब ये वी आर तो नॉर्मली होता है, जो ये एक्स्ट्रा जो एडिशनल पोटेंशियल है ना, दिस पोटेंशियल इज ऑफ इज अ रिपल्सिव वन, ये रिपल्सिव पोटेंशियल है। और इसके कारण जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर, मतलब कि एल इंटू एल प्लस 1 बाय एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू आर क्यूब, ऐसा होगा फोर्स होगा कुछ ऐसा। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब v क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v की जगह आर ओमेगा पुट करो तो आपका आंसर आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो एम आर स्क्वायर, एम आर क्यूब से सॉरी, तो आपका आंसर कैसा आएगा, ऐसा एम स्क्वायर आर 4 बाय ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर क्यूब। ना ये कैसे लिख सकते हो, एम आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर ओमेगा क्या है, एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू योर एल, एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू योर एल। देखो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, मतलब आर क्रॉस एम वी, मतलब आर क्रॉस एम इंटू वी, वी क्या है आर ओमेगा, मतलब एम आर स्क्वायर ओमेगा, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। सो एम आर स्क्वायर ओमेगा की जगह एल पुट किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर क्यूब। तो देखो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर। where L, small l is the orbital angular momentum quantum number। ये आपका ग्राफ है, V इफेक्टिव वर्सेस R का ग्राफ है। LQ1, SQ1, SQ2 होमवर्क। 5.2 System of two interacting particles। The wave equation of such a system can be reduced into one particle equations, one representing the translation motion of the center of mass and other the relative motion of the two particle। अब ये जो ऐसी सिस्टम होती है ना दो पार्टिकल की, उसको हम दो अलग अलग इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकते हैं, दो अलग अलग वन पार्टिकल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। ये सिस्टम कैसी है, टू पार्टिकल्स की, तो हम टू पार्टिकल की एक सिस्टम को के वेव इक्वेशन को दो अलग अलग वेव इक्वेशंस में डिवाइड करेंगे, दोनों वन पार्टिकल वेव इक्वेशंस होंगे, वन representing the translation motion of center of mass and other the relative motion of two particle। तो एक इक्वेशन क्या होगी, एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी आपके सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन मोशन को और दूसरी दोनों पार्टिकल के रिलेटिव मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ लेट अस सी द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर सच अ सिस्टम। आपके पास एक सिस्टम है जिसमें मास m1 और m2 दोनों पोजीशन r1
दोनों के पोजीशन वेक्टर है r1 और r2 रिस्पेक्टिवली, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस से दूर है। सेंटर ऑफ मास जहाँ है ना, उसकी पोजीशन है कैपिटल आर। सो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आपको पता है इज इक्वल टू m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वेक्टर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r1 माइनस r2। r1 माइनस r2 ये है आपका रिलेटिव पोजीशन वेक्टर r। अब आप इक्वेशन 16 और 17 से आपको ये तो पता चल लग जाएगा कि r1 और r2 की वैल्यू क्या है। r1 की वैल्यू है r प्लस m2 r वेक्टर बाय m1 प्लस m2, और r2 की वैल्यू है r माइनस m1 r बाय m1 प्लस m2। नाउ द मोमेंटा ऑफ टू पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल का हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, तो p इज इक्वल टू एम आर डॉट, तो p1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 डॉट। अब r1 डॉट की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, और m1 m2 बाय m1 प्लस m2 क्या है, दैट्स नथिंग बट योर रेड्यूस मास म्यू। तो आपका इक्वेशन विल रिड्यूस टू m1r कैपिटल R डॉट प्लस म्यू r डॉट। उसी तरह से p2 इज इक्वल टू m2 r2 डॉट, उसमें भी आप इसी तरह से r2 की ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और इसकी जगह पे म्यू लिख दो, तो आपकी ऐसी m2 सॉरी इधर m2 आएगा, m2 r वेक्टर डॉट माइनस म्यू r डॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम के लिए आप क्या करो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल प्लस द पोटेंशियल बिटवीन देम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखते हो, पी स्क्वेयर बाय 2m। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए p1 स्क्वायर बाय 2m1, सेकेंड पार्टिकल के लिए p2 स्क्वायर बाय 2m2 प्लस पोटेंशियल बिटवीन देम इज pr। अब ये p1 स्क्वायर और p2 स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, यहाँ पे p1 स्क्वायर और p2 स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे m2 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी p1 और p2 की ये वैल्यूज़ डाल के, p1 और p2 की ये जो वैल्यूज़ हैं वो सब्सटीट्यूट करके आपकी h की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। उसके बाद आप कैपिटल M की जगह m1 प्लस m2 की जगह कैपिटल M और कैपिटल M R डॉट, मतलब कि m1 प्लस m2 R डॉट की जगह पे आप PR सब्सटीट्यूट करो, और म्यू R डॉट की जगह पे, जहाँ पे आपको म्यू R डॉट दिखे उसकी जगह पे PR सब्सटीट्यूट करो, तो आपका ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, हैमिल्टोनियन कुछ ऐसा। रिप्लेसिंग द डायनामिक वेरिएबल्स बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स। अब आपके मोमेंटम ऑपरेटर का मोमेंटम वेरिएबल का डायनामिक ऑपरेटर क्या होता है, IH डेल क्रॉस। तो यहाँ पे PR की जगह IH डेल R लिख दो, और ये P कैपिटल R की जगह, और स्मॉल PR की जगह पे IH क्रॉस डेल ऑफ स्मॉल r, ये वैल्यूज़ पुट कर दो दोनों, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, वे डेल कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाय डेल कैपिटल X स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल कैपिटल Y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल कैपिटल Z स्क्वायर, और डेल स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है।
द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज देन। तो फिर टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशंस कैसी हो जाएगी? टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशंस इज नथिंग बट एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो एच की वैल्यू, ये एच साई, तो एच की वैल्यू हमारे पास है एच इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई, तो ई टी इंटू साई टी। Now wave equation for relative motion. अब equation 20 can be separated into two equations by using. अब हमारा वेव फंक्शन कैपिटल आर और आर स्मॉल आर दोनों पे डिपेंडेंट है, तो हमारे वेव फंक्शन को हम साई आर इंटू शाई आर इंटू साई आर लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये इसकी जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन 20 में सब्स्टिट्यूट कर दो साई टी की जगह, तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। उसके बाद आप क्या करो, अब ये डेल कैपिटल आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट फंक्शन है और साई आर पॉजिटिव होगा तो साई आर बाहर की तरफ आएगा, देखो। और इस वाली टर्म में ये डेल आर स्मॉल आर स्क्वायर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म कांस्टेंट होगा, ये बाहर आएगा, तो बाहर आया। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। फिर आप क्या करो, पूरे के पूरे इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद ये ई टी है, उसके बाद क्या करो, डिवाइड करने के बाद ये वाली और ये दोनों टर्म्स को आप इस तरफ ले आओ, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। Now for validity, each side of equation must be equal to some constant. तो एक for example this side is equal to some constant से et, तो फिर अब ये जो साई है ना, साई आर, उसको आप इस तरफ ले आइए, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन 22 जैसा। और अब ये वाली इक्वेशन, अब ये इक्वल टू ई टी है, तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू ई टी, तो इस इक्वेशन में भी आप इस इक्वेशन को भी ई टी से प्लस इक्वेट करिए और फिर रीअरेंज करने से आपका इक्वेशन 23 आएगा। नाउ इक्वेशन 22 इज द सेम एज फ्री पार्टिकल इक्वेशन ऑफ मास कैपिटल एम। अब इक्वेशन 22 क्या है? इट्स एन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम. So it describes the translation motion of the system. So equation 2 describes the translation motion of the system. Equation 23 is the same as the Schrodinger's equation of particle of mass mu moving in the field of potential Vr. Equation 23 क्या दिखाती है? It shows the Schrodinger equation of motion of particle with mass mu moving in the field of potential Vr. मतलब it represents, equation 23 represents the relative motion of two particles. तो हमने जो हमारा एम था कि दो अलग अलग इक्वेशन में बांट दे इस प्रॉब्लम को, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्टिकल, ऐसे टू इक्वेशंस बन जाए, वो हमारा एम था और वो हमने अचीव कर लिया. इक्वेशन 22 एंड इक्वेशन 23. LQ2 and SQ3 are your homework. 5.3 rigid rotator. A rigid rotator consists of two masses m1 and m2 separated by a fixed distance r. अब rigid rotator is nothing but
टू मासेज m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस r। दो मासेज लो, एक m1 और एक m2, दोनों के बीच फिक्स्ड डिस्टेंस r रख दो, तो उसे हम रिजिड रोटेटर कहेंगे। नाउ consider the rotation of a system about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane containing the two masses. For free rotation Vr is equal to 0. Free rotation के लिए Vr 0 है, and as r is fixed the wave function will depend only on theta and phi. अब r जैसे कि हमने कहा फिक्स्ड डिस्टेंस r, तो अगर r फिक्स्ड है तो आपका वेव फंक्शन सिर्फ थीटा एंड फाई पे डिपेंड करेगा। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन रिड्यूसेस टू दिस। अब आपका जो डेल स्क्वायर है, हमने जो फर्स्ट कल के लेक्चर में डेल स्क्वायर की वैल्यू देखी थी, ये देखो, ये डेल स्क्वायर की वैल्यू है। इसमें अभी ये वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ थीटा और फाई वाली वैल्यू डेल स्क्वायर की कंसिडर करेंगे। तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू इंटू डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर में मैंने क्या कंसिडर किया? सिर्फ थीटा और फाई वाली वैल्यू। साई इज इक्वल टू ई साई, और साई मैंने आर थीटा फाई की जगह सिर्फ थीटा फाई लिया है, बिकॉज आर इज एनीवे फिक्स्ड। नाउ अब आप इस इक्वेशन को ओपन करो और ई को इस तरफ ले जाओ, ई को इस तरफ ले जाओ तो आपकी इक्वेशन 24 आ जाएगी। नाउ राइट, अब ये जो है 2 म्यू आर स्क्वायर ई बाय एच कट स्क्वायर को आप लैम्डा कहिए। अब आई इज नथिंग बट म्यू आर स्क्वायर, तो आई की म्यू आर स्क्वायर की जगह पे आप आई लिख दो। नाउ साई थीटा फाई इज इक्वल टू कैपिटल थीटा इंटू थीटा एंड कैपिटल फाई इंटू फाई। अब हम जैसे हमने फर्स्ट इस यूनिट के फर्स्ट थियोरी में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया था, उसी तरह हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे। तो क्या करो आप, ये यहाँ पे जो साई है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। फिर पूरे के पूरे इक्वेशन को आप साइन थीटा से डिवाइड करो, पूरे के पूरे इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड करने से आपका ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड करने से आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। अब हमने क्या करना है, हमें लास्ट टाइम जैसे किया था कि सिर्फ इतने पार्ट को माइनस एम स्क्वायर बोल दो, फिर आप फिर आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो आई फाई की वैल्यू आपकी ए इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस आई एम फाई आएगी। अगर ये एम स्क्वायर है तो फिर इतने की भी वैल्यू एम स्क्वायर होगी, और उसके बाद इसको एम स्क्वायर से इक्वेट करके आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका कैपिटल थीटा वाला इक्वेशन आएगा। ये सेम है, देखो सेम इसके जैसा इक्वेशन। और इसको इक्वेशन 5 को सॉल्व करके हमें मिला क्या था, ये, और थीटा पार्ट और फाई पार्ट के सॉल्यूशन को जब हम एक साथ कर रहे थे
तब वो क्या बन रहा था, स्फेरिकल हार्मोनिक्स YLM थीटा। तो अपने रिजिड रोटेटर के भी केस में यही है। These equation are same as equation 4 and 5, ये equation 4 and 5 जैसे हैं। तो फिर इसके सॉल्यूशन भी कैसे होंगे, उनके सॉल्यूशन की तरह। उनका सॉल्यूशन क्या था, साथ में मिलके स्फेरिकल हार्मोनिक्स YLM। तो रिजिड रोटेटर का वेव फंक्शन होगा स्फेरिकल हार्मोनिक्स YLM। आई मैंने ऊपर बोला था आई इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, वो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटर, ये तो आपको पता ही होगा। फ्रॉम द सोल्यूशन इट फॉलोज दैट लैम्डा इज इक्वल टू एल इंटू एन प्लस वन, ये भी हमने देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन, तभी वो एसोसिएटेड लीजेंडर्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन, तो ई एल इज इक्वल टू हमने लैम्डा की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू 2IE बाय एच क्रॉस स्क्वायर। तो फिर अब लैम्डा को इक्वेशन ई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2I। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा है एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2I की जगह म्यू आर स्क्वायर। तो ये है आपकी ई की वैल्यू। ई एल इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन बाई एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2I। This constitutes a set of quantized energy levels with L plus 1 h square by I separation between any two consecutive levels. Since two L1 values of M are possible for a given value of L, each state is 2L plus 1 fold degenerate. LQ3 and LQ4, take it in as your homework. Now 5.4, hydrogen atom. Consider hydrogen-like atom which consists of a nucleus of charge Ze, an electron of charge E, separated by distance r. The potential is coulombic and is given as। अब एक हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन जैसे एटम को कंसिडर कीजिए, हाइड्रोजन जैसा एटम, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन जैसा एटम। उसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा विथ चार्ज Ze और एक इलेक्ट्रॉन होगा विथ चार्ज E। तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के कारण पोटेंशियल बनेगा, वो कैसा होगा, कूलम्बिक। और जो पोटेंशियल होगा इट विल बी KQ1Q2/R, KQ1Q2/R, ये आपका पोटेंशियल होता है। Q1 इज Ze एंड Q2 इज -E। सब्स्टिट्यूट करो तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। The time dependent Schrodinger equation for relative motion is given by। अब Schrodinger equation की वैल्यू कुछ Schrodinger equation कुछ इस तरह से दी जाएगी। Now now we will find the radial equation। अब आप psi r theta phi की जगह ये r कैपिटल थीटा थीटा इंटू कैपिटल फाई पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, और उसके बाद सेपरेट करेंगे तो आपका कुछ स्फेरिकल हार्मोनिक्स आएगा, एक पार्ट थीटा एंड फाई का कुछ स्फेरिकल हार्मोनिक मिलेगा, और ये रेडियल फंक्शन आर मिलेगा। तो जो रेडियल फंक्शन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। वी विल गेट इक्वेशन 30 एज अवर रेडियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन फॉर एंगुलर पार्ट इज YLM थीटा फाई। वो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमने कर लिया है। ये इक्वेशन 30 है आपका रेडियल इक्वेशन, आर वाला पार्ट। लेट रो इज इक्वल टू -8 म्यू ई अंडर रूट रो इज इक्वल टू अंडर रूट -8 म्यू ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर आर बी द न्यू वेरिएबल। अब वेरिएबल स्मॉल आर नहीं है, अब वेरिएबल है रो। एंड
एक कांस्टेंट कंसिडर किया है हमने, लैम्डा इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय एच कट क्रॉस अंडर रूट म्यू बाय माइनस 2e. नाउ e इज नेगेटिव फॉर बाउंड स्टेट. अब e बाउंड स्टेट्स के लिए नेगेटिव है, तो e की वैल्यू अगर ये नेगेटिव है तो अंडर रूट के में ये माइनस है और e भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा. अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो वो रियल होगी, तो रो एंड लैम्डा रियल है. इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल रो इक्वेशन 30 कैन बी रिटन एज, अब r की जगह पे अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू रो आपके इक्वेशन 30 को कुछ इस तरह से लिख पाएंगे हम 31. नाउ सॉल्यूशन ऑफ द रेडियल इक्वेशन, अब इसकी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है. व्हेन रो टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब रो टेंड्स टू इन्फिनिटी तब आपका ये इक्वेशन कैसा हो जाता है, रो टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 2 बाय रो 0, l इंटू एल प्लस 1 बाय रो स्क्वायर 0, रो बाय लैम्डा 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना, तो ये बचा. नाउ इट्स सॉल्यूशंस आर एक्सपोनेंशियल रो बाय 2 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस रो बाय 2. Exponential rho by 2 is not an acceptable solution as e rho by 2 tends to infinity as rho tends to infinity. अब हमने यूनिट 1 में ये चीज़ की थी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में कि क्यों e raised to y square by 2 was not the acceptable solution but e raised to minus y square by 2 was the acceptable solution. वो हमने रीज़न मैंने बताया था, उसी रीज़न के कारण e एक्सपोनेंशियल रो बाय 2 इज नॉट द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बट एक्सपोनेंशियल माइनस रो बाय 2 इज द कैन बी एक्सेप्टेड. So the exact solution is r rho is equal to exponential minus rho by 2 जो acceptable है into f rho. अब ये r rho की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 31 में पुट करो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, इक्वेशन 34. नाउ व्हेन रो इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में रो इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, या तो l इंटू एल प्लस 1 f0 इज इक्वल टू 0, या दैट इज अब l नॉट इक्वल टू 0. अगर l 0 नहीं है इसका मतलब f0 0 है, सो f0 इज 0. नाउ पावर सीरीज सॉल्यूशन फॉर fp. अब हम हर्माइट्स पोलिनोमियल के लिए हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, फिर रेकरेंस रिलेशन फाइंड किया था, याद है लास्ट यूनिट 1 में. वही चीज़ हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. देखो एफ रो इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के रो सी प्लस के, ऐसा हमने एक सीरीज सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया. उसके बाद आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करिए रो के साथ, तो डी एफ रो बाई डी रो कुछ ऐसा मिलेगा, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो डी स्क्वायर एफ रो बाई डी रो आपको कुछ ऐसा मिलेगा. अब आपके पास डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर डी एफ बाई डी रो और एफ रो की वैल्यू है इसमें, इन तीनों इक्वेशन में. इन तीनों इक्वेशन को इधर सब्सटीट्यूट करो तो आपकी इक्वेशन 34 कैसी बनेगी, कुछ ऐसी. नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रो सी टू 0. अब रो सी के कोएफिशिएंट को आप 0 से इक्वेट करो, मतलब कि रो सी का कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे सी प्लस के है तो के की जगह आप 0 डाल दो, तो विच मीन्स ए 0 इंटू, अब के की जगह 0, जहाँ पे के दिखे आपको इधर उसकी जगह पे 0, तो सी स्क्वायर
प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस सी प्लस ज़ीरो माइनस एल स्क्वायर माइनस एल। तो ये यही चीज़ यहाँ पे लिखिए एंड देन इक्वेट इट टू ज़ीरो। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा इस इक्वेशन का? c इज इक्वल टू एल और c इज इक्वल टू माइनस एल प्लस वन। अब इफ c इज इक्वल टू माइनस एल प्लस वन द फर्स्ट टर्म इन एफ रो वुड बी, अगर c को l माइनस वन ले लिया तो एफ रो की फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म वुड बी a नॉट बाय रो l प्लस वन। फर्स्ट टर्म कैसी होगी? a फर्स्ट टर्म मतलब k इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू रो c प्लस के। c क्या है? माइनस एल प्लस वन प्लस के की वैल्यू तो ज़ीरो है ही, मतलब ए नॉट डिवाइडेड बाय रो एल प्लस रो रेज टू एल प्लस वन। अब नाउ एज रो टेंस टू ज़ीरो तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिर c इज इक्वल टू माइनस एल प्लस वन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्या है? सिर्फ c इज इक्वल टू एल, बस यही c is equal to l is the only acceptable value. Setting the coefficient of l plus k plus 1 in equation 36 to 0. अब c की जगह पे इस पूरे इक्वेशन में c की जगह पे आप l सब्सटीट्यूट करो और रो l प्लस के प्लस वन का जो भी कोएफिशिएंट है उसको भी ज़ीरो से इक्वेट करो तो आपका कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, रेकरेंस रिलेशन जिसे कहते हैं। हमने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी एक रेकरेंस रिलेशन फाइंड आउट किया था, उसी तरह से ये भी किया। अब आप ए के को इस तरफ ले जाओ तो ए के बाई के इज इक्वल टू ये वैल्यू। नाउ फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ के दिस विल टर्न इनटू वन बाई के ओनली। लार्ज वैल्यूज ऑफ के के लिए ये इक्वेशन 1/2 जैसा हो जाएगा। अब इसमें हर्माइट्स पोलिनोमियल के केस में याद करो, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो अपना रिकरेंस रिलेशन कैसा था? ए के बाई टू डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 2/k, याद है? उसी तरह से ये भी हमारा कुछ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कोई रिलेशन निकला। नाउ इन द एक्सपेंशन ईरो का एक्सपेंशन कैसा होता है? समेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी रो रेज टू के बाय के फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू ए के रो के। नाउ ए के प्लस वन, ए के प्लस वन को हम 1/k प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1/k प्लस वन फैक्टोरियल। और ए के को हम 1/k फैक्टोरियल की तरह लिख सकते हैं। देखो ए के को हमने 1/k फैक्टोरियल, ए के को हमने 1/k फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा। और तो हम ए के प्लस वन को कैसे लिखेंगे? ए के प्लस वन को 1/k प्लस वन फैक्टोरियल के फॉर्म में। इन दोनों को कंपेयर करो बस। अब k प्लस वन फैक्टोरियल इज नथिंग बट k प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल, के फैक्टोरियल कैंसल 1/k प्लस वन। अब k की वैल्यू k प्लस वन में k की वैल्यू अगर काफ़ी बड़ी है तो वन काफ़ी छोटा होगा उससे, उसे निगलेक्ट करो तो k प्लस वन इज नियरली इक्वल टू k। तो ए के प्लस वन बाई के इज इक्वल टू 1/k। Hence, as k tends to infinity, the series for f rho behaves like rho L E rho, and R rho is equal to E my exponential minus rho by 2 rho L E rho, that is equal to rho L E rho by 2।
तो k टेंस टू जब इन्फिनिटी होता है तब आपका सॉल्यूशन कैसे बिहेव करने लगता है, रो एल एक्सपोनेंशियल रो बाय 2 की तरह। लेकिन होना क्या चाहिए, ये the series can be terminated by selecting lambda such that अब आप इस सीरीज को भी एक फाइनाइट वैल्यू पे टर्मिनेट कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग लैम्डा। लैम्डा को कैसे सिलेक्ट करोगे कि ये वाली वैल्यू किसी एक वैल्यू ऑफ n पे ज़ीरो हो जाए, किसी एक वैल्यू n इज इक्वल टू k पे ज़ीरो हो जाए। n डैश इस बार n डैश लिया है, पहले n लिया था, इस बार n डैश ले लिया। तो l प्लस k प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 फॉर n k इज इक्वल टू n डैश। तो k की जगह पे n डैश पुट करो तो आपके लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, l प्लस n डैश प्लस 1। नाउ एनर्जी आइगन वैल्यूज डिफाइनिंग अ न्यू क्वांटम नंबर n। हमने एक नया क्वांटम नंबर n डिफाइन किया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। सो n इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू n l प्लस n डैश प्लस 1 इज इक्वल टू, अब लैम्डा की वैल्यू हमने देखो, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है, वो हमने पुट कर दी यहाँ पे, n इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू दिस मच। अब दोनों साइड स्क्वायर करो और इस e को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो en की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। नाउ द न्यू क्वांटम नंबर n, जो अभी हमने न्यू क्वांटम नंबर n डिफाइन किया, इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच डिटरमाइंस द एनर्जी। The energy En is same as that one obtained by Bohr on the basis of quantum ideas. बोहर ने जो एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो और ये इक्वेशन सेम है, रेडियल वेव फंक्शंस। नाउ एफ रो इज रिटन एज रो एल इंटू कैपिटल एल रो। अब एफ रो को हमने डिवाइड कर दिया एक इक्वेशन में, रो रेज टू एल डिवाइड इंटू कैपिटल एल रो। अब एफ रो की इस वैल्यू को इक्वेशन 34 में पुट करो। अगर इसमें देखो एफ रो जहाँ जहाँ पे है उसमें पुट करो तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब associated Lagrange polynomial of order p and degree q minus p is denoted by L cube p rho and it satisfies this equation। अब इक्वेशन 39 और इक्वेशन 40 आइडेंटिकल कब होंगे, अगर आप L रो की जगह पे L इन L n प्लस एल एंड 2n प्लस 1 रो लगा दे तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो मैंने क्या किया, एल रो की जगह पे ये एल एन प्लस एल 2n प्लस 1 रो सब्सटीट्यूट कर दिया। अब अगर ये f की वैल्यू हमें मिल गई तो आसानी से हमें आर एन एल की वैल्यू मिल जाएगी। आर एन एल इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस रो बाय 2 एफ रो। तो एफ रो की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आर एन एल की कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी। नाउ नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, एन को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एन सब्स्टिट्यूट कर देना है। नाउ नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, आर एल एन स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू 1, सिंपल। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अपना नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कुछ ऐसा आएगा।
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n मिल गया, उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर ए एच, इसमें अभी मैंने ए एच कहाँ से लाई, ए एच इज इक्वल टू 4πε0 h स्क्वायर बाय म्यू ई स्क्वायर। Since mu is nearly equal to me, AH is equal to 4πh डॉट स्क्वायर बाय म्यू की जगह me इंटू ई स्क्वायर। अब ये वैल्यू याद करो, दिस इज नथिंग बट योर A0, दैट इज द बोहर रेडियस। नाउ अब मैं RNL की वैल्यू मिली, अब मैं अलग अलग RNL की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। फॉर एग्जांपल R10 मतलब कि R10 मतलब कि n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 0 फाइंड की वैल्यू पुट करके आपको R10 मिलेगा। उसी तरह से हम R11 फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें n और L दोनों की वैल्यू 1 डालो तो R11 मिलेगा। फिर R20 फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कि R20 n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0। इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0 पुट करो तो आपको R20 की वैल्यू मिलेगी। नाउ वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन बाय। अब हमने ये तो पहले एस्टैब्लिश कर लिया था कि थीटा फाई पार्ट वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा स्फेरिकल हार्मोनिक YLM थीटा, और हमने RNL फाइंड आउट किया। तो पूरा वेव फंक्शन क्या होगा, स्फेरिकल हार्मोनिक और रेडियल वेव फंक्शन दोनों को मिला के हमारा पूरा कंप्लीट वेव फंक्शन आएगा। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे psi 100 मतलब ये R थीटा फाई माने n इज इक्वल टू 1, 0 0 मतलब L इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0। तो YLM थीटा फाई की जगह पे आप Y0 0 और RNL मतलब कि n कितना है 1 और 0, तो R10 और Y00 को मल्टीप्लाई कर दो। हमने इस चैप्टर में ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कंप्लीट वेव फंक्शन psi 100 आ जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो psi 110, तो उसके लिए आप क्या करो कि RNL मतलब कि R11 फाइंड आउट करो और YLM, तो L क्या है 1 एंड M क्या है 0, Y10, ये दोनों आप फाइंड आउट करो और मल्टीप्लाई करके psi 110 मिल जाएगा। नाउ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वॉल्यूम एलिमेंट इज गिवन बाय, अब डी टाउ इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखते हो, डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। उसी तरह से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपका वॉल्यूम एलिमेंट होगा ये R स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। Probability of finding an electron with wave function psi NLM in a volume element d tau is given by psi NLM square d tau। अब psi NLM की वैल्यू है आपके पास, उसका स्क्वायर करो मतलब R स्क्वायर RNL स्क्वायर इंटू YLM स्क्वायर इंटू डी टाउ की वैल्यू है आपके पास ये रही, ये पुट कर दो। The probability of finding electron in a thin spherical shell bounded by radii r and r plus dr, तो अब r और r plus dr के बीच ये r वाला रेडियस और ये स्फीयर है r plus dr वाला, तो इन दोनों के बीच जो थिन शेल बनता है मतलब ये एरिया जिसकी जो dr थिकनेस का है, तो उसके बीच प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी पी आर इंटू ये थिकनेस ऑफ शेल इज नथिंग बट डी आर, तो पी आर डी आर।
दैट इज नथिंग बट RNL स्क्वायर इंटू R स्क्वायर DR, और बचा क्या, YLM स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, YLM स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, क्योंकि RLN स्क्वायर R स्क्वायर और DR तो हम बाहर ले आए। अब थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, सॉरी फाई का इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई। मैथमेटिकली आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फाई का इंटीग्रेशन होता है 0 to 2 पाई और थीटा का इंटीग्रेशन होता है 0 to पाई। तो आपकी ये जो वैल्यू है वो इट विल रिड्यूस टू 1। तो PR/DR इज इक्वल टू RNL स्क्वायर R स्क्वायर DR कैंसल, तो PNLR इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू RNL स्क्वायर। The radial probability density is defined as the probability of finding electron of hydrogen atom at a distance r from the nucleus। तो ये radial probability density क्या है, it is the probability of finding an electron at distance r from the nucleus। न्यूक्लियस से डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे। LQ4 SQ5 होमवर्क। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर L इज इक्वल टू R क्रॉस P। P को हम ऐसे लिख सकते हैं PXi कैप प्लस PYj कैप प्लस PZk कैप। P इज द लीनियर मोमेंटम। नाउ R इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर, जैसे हम XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप लिख सकते हैं। नाउ L इज नथिंग बट R क्रॉस P, तो R और P R क्रॉस P करके हमारी कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी। अब हम L को LXI कैप प्लस LYJ कैप प्लस LZK कैप लिख सकते हैं। बट मतलब LX इज इक्वल टू YPZ माइनस ZPY, तो LX इज इक्वल टू YPZ माइनस ZPY। बट P आपको पता है P इज इक्वल टू माइनस IH डेल माने माइनस IH क्रॉस डेल बाय डेल R। R क्या हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप LX लिख रहे हैं तो LX विल बी इक्वल टू माइनस IH, तो दोनों में होगा। फिर Y इंटू PZ क्या होगा, PZ होगा माइनस IH क्रॉस डेल बाय डेल Z, तो माइनस IH क्रॉस यहाँ पे लिखा है और डेल बाय डेल Z, और माइनस Z ऐसे लिखो। फिर PY क्या होगा, PY होगा इसमें देखो माइनस IH क्रॉस डेल बाय डेल Y, माइनस IH क्रॉस को बाहर लिखा और अंदर क्या लिखा, डेल बाय डेल वाई। उसी तरह से आपका ये LY इतना होगा ZPX माइनस XPZ, उसको मैंने इस तरह से लिखा, और LZ क्या होगा XPY माइनस YPX, उसको मैंने इस तरह से लिखा। LX LY LZ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम L हमें मिल गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। उसी तरह से ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं। L स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर की भी वैल्यू आपको स्फेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट्स में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में दी गई है। नाउ एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशंस। आपको पता होना चाहिए दैट दिस AB ब्रैकेट में लिखे, इसका मतलब AB माइनस BA होता है, वेर A एंड B आर योर ऑपरेटर्स। A और B दोनों ऑपरेटर्स हैं। अगर AB माइनस BA ज़ीरो है तो हम बोलेंगे
ए एंड बी कॉम्यूट, मतलब ए इज द कॉम्यूटेटर ऑफ बी। और अगर ये ज़ीरो ना हो, ए बी माइनस बी ए ज़ीरो ना हो, तो हम बोलेंगे ए एंड बी डू नॉट कॉम्यूट, दे आर नॉट कॉम्यूटेटर्स ऑफ ईच अदर। अब एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस, मतलब एक्स और पी एक्स एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे। वाई पी वाई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस, मतलब वाई और पी वाई एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे, ज़ीरो नहीं है, देखो वाई और पी वाई। उसी तरह जेड पी जेड, ब्रैकेट में जेड पी जेड भी आई एच क्रॉस है, मतलब ये भी एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे। इतना अब हम फाइंड आउट करेंगे एल एक्स एल वाई का कॉम्यूटेटर।